जनवरी 2024 की शुरुआत में एक ऐसी खबर आई जिसने हर किसी को हैरान करके रख दिया। यह खबर थी एक मां द्वारा अपने ही 4 साल के मासूम बेटे की हत्या की, और जिस मां पर हत्या का आरोप लगा था वह कोई मामूली औरत नहीं बल्कि एक डाटा साइंटिस्ट थी, एक बड़ी कंपनी की सीईओ भी थी। आप समझ गए होंगे कि हम सूचना सेठ केस की बात कर रहे हैं। तो आखिर सूचना सेठ केस की पूरी कहानी क्या है? सूचना सेठ ने अपने 4 साल के मासूम बेटे की हत्या क्यों की? सूचना पुलिस की पकड़ में कैसे आई? और अब तक पुलिस जांच में इस केस के बारे में क्या कुछ सामने आया है? चलिए जानते हैं सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया, यह कहानी हाल ही में सुर्खियों में रहने वाले सूचना सेठ केस की है। सूचना सेठ मूल रूप से बंगाल की रहने वाली थी। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई कोलकाता से की थी। आगे चलकर इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर क्षेत्र में अपना करियर बनाने का फैसला किया था। यह पेशे से एक डाटा साइंटिस्ट हैं। फिलहाल बेंगलुरु में रहकर काम कर रही सूचना सेठ रात के लगभग 11:30 बजे गोवा के कलगुंड बीच के पास मौजूद होटल में एंट्री करती है। सूचना ने यह होटल पिछले ही दिनों 6 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक के लिए बुक किया था। बुकिंग के हिसाब से सूचना को इस होटल में 10 जनवरी तक रुकना था, मगर अचानक 7 जनवरी को रात के लगभग 9:10 पर सूचना होटल के काउंटर पर फोन करती हैं और कहती हैं कि मैं अभी इसी वक्त होटल से निकलना चाहती हूं, क्योंकि मुझे एक बेहद ही अर्जेंट काम के सिलसिले में बेंगलुरु जाना है। सूचना की बात सुनकर होटल स्टाफ सूचना से कहते हैं कि आप जब चाहे जा सकती हैं। इस पर सूचना जवाब देती है कि मैं अभी जाना चाहती हूं और मुझे बेंगलुरु तक जाने के लिए एक टैक्सी चाहिए। इस पर होटल का स्टाफ सूचना को जवाब देता है कि टैक्सी से बेंगलुरु तक जाना काफी महंगा भी होगा और उसमें समय भी अधिक लगेगा। इससे बेहतर है कि आप फ्लाइट से चली जाइए। होटल स्टाफ के समझाने के बावजूद सूचना एक ही जिद पर अड़ी रहती है कि जितना जल्दी हो आप मुझे एक टैक्सी अरेंज करके दीजिए। सूचना की इतना जिद करने के बाद होटल स्टाफ एक टैक्सी ड्राइवर से संपर्क करते हैं। कई टैक्सी ड्राइवर तो बेंगलुरु तक जाने से मना कर देते हैं, मगर राय चौहान डिसूजा नाम का एक टैक्सी ड्राइवर अपनी टैक्सी लेकर बेंगलुरु तक जाने के लिए रेडी हो जाता है, मगर बदले में वह 30,000 रुपये किराया का मांग करता है। इस बात की जानकारी होटल स्टाफ द्वारा सूचना सेठ को दी जाती है। जवाब में सूचना कहती है कि पैसे की चिंता मत करो, बस मुझे टैक्सी दिलवा दो। किराया तय होने के बाद थोड़ी ही देर बाद डिसूजा अपनी कार लेकर होटल तक पहुंच जाता है। थोड़ी ही देर बाद सूचना सेठ भी अपने लगेज के साथ होटल के बाहर आ जाती है। रात के लगभग 10 बजे ड्राइवर अपनी इनोवा कार में सूचना सेठ को बैठाकर बेंगलुरु तक के लिए निकल जाता है। यहाँ तक तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। अक्सर जब कोई गेस्ट होटल से निकल जाता है तब उसके कमरे की साफ सफाई की जाती है ताकि दूसरे गेस्ट आकर ठहर सके। जिस कमरे में सूचना सेठ रुकी हुई थी उस कमरे में भी सफाई के लिए एक होटल कर्मचारी जाता है। जब होटल कर्मचारी अपना काम शुरू करता है तभी उसकी नज़र कमरे के फर्श पर कुछ लाल धब्बा पर पड़ती है। उन धब्बों को देखकर कर्मचारी यह जानकारी होटल के मैनेजर को देते हैं। मैनेजर भी जाकर कमरे का जायजा लेता है और फिर तुरंत ही कलगुंड पुलिस के स्टेशन को फोन कर कमरे में मौजूद खून के धब्बे की जानकारी देता है। यह जानकारी मिलते ही पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंच जाती है और वह भी कमरे की तलाशी लेती है। उन्हें भी खून का धब्बा नजर आता है। इसके बाद पुलिस वाले होटल के सीसीटीवी फुटेज को खंगालने का फैसला करते हैं। सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि जब महिला होटल के अंदर दाखिल हो रही थी तो उसके साथ एक छोटा सा बच्चा भी था, मगर जब वह रात के लगभग 1 बजे होटल के बाहर निकलती है तो उसके साथ बच्चा नहीं था। इतना देखते ही पुलिस वाले तुरंत सूचना सेठ के मोबाइल पर फोन करके उससे बात करने की कोशिश करते हैं, मगर सूचना सेठ का मोबाइल नंबर स्विच ऑफ आता है। इसके बाद पुलिस अधिकारी होटल से उस ड्राइवर का नंबर लेते हैं जो ड्राइवर सूचना सेठ को अपनी कार से बेंगलोर के लिए ले जा रहा था। पुलिस वाले ड्राइवर को फोन करके कहते हैं कि फोन पैसेंजर को दो। जब पुलिस वाले महिला से बात करते हैं और पूछते हैं कि आपके साथ आपका बेटा भी होटल के अंदर दाखिल हुआ था, मगर वापस जाते हुए उसे किसी ने नहीं देखा, तो आप बताइए कि आपका बेटा कहाँ है।
इस पर सूचना सेठ बड़े आराम से जवाब देती है कि मैं बच्चे को शाम के समय ही पास में रहने वाली अपनी एक रिश्तेदार के यहाँ छोड़ दिया था। पुलिस वाले सूचना के उस रिश्तेदार का एड्रेस मांगते हैं जहां उसने अपने बेटे को छोड़ने का दावा किया था। पुलिस के कहने पर सूचना पुलिस वालों को एक एड्रेस लिखवाती है। तत्काल ही कलंकुट पुलिस सूचना द्वारा दी गई एड्रेस के नजदीकी थाने से संपर्क करती है और उनसे कहते हैं कि इस एड्रेस पर जाकर पता करो कि कोई बच्चा वहां है या नहीं। अब कुछ पुलिस वाले सूचना द्वारा दिए गए एड्रेस पर जाकर बच्चे के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं, मगर शुरुआती जांच में ही पता चलता है कि सूचना ने जो एड्रेस पुलिस वालों को दिया था वह एड्रेस ही फर्जी है। इसके बाद पुलिस वालों को लगने लगता है कि दाल में तो कुछ काला है, इसलिए एक बार फिर से पुलिस वाले कार ड्राइवर को फोन करते हैं और उससे कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके तुम कार को लेकर नजदीकी पुलिस स्टेशन में चले जाओ, मगर इस बात की भनक पैसेंजर को नहीं लगनी चाहिए कि तुम कार लेकर थाने की तरफ जा रहे हो। जैसा कि पुलिस वालों ने ड्राइवर को आदेश दिया था, ड्राइवर डिसोजा वैसा ही करता है। थोड़ी दूर चलने के बाद सूचना से ड्राइवर कहता है कि आगे बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है और अगर हम इस रास्ते से गए तो बहुत ज़्यादा वक्त लग सकता है, इसलिए मैं आपको दूसरे रास्ते से लेकर चलता हूँ। फिर इसी बहाने ड्राइवर चुपचाप कार को लेकर कर्नाटक के चित्रदुर्ग इलाके के पुलिस स्टेशन में खड़ा कर देता है। फिर ड्राइवर कार से उतरकर पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है और पुलिस अधिकारियों की बात गोवा के पुलिस अधिकारियों से करवाता है। गोवा के पुलिस अधिकारी उस स्टेशन के अधिकारियों से कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके इस महिला के सामान की तलाशी लो। जब यहाँ पुलिस वाले सूचना सेठ के सामान की तलाशी लेना शुरू करते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस वालों के कहने पर सूचना अपना बड़ा सा बैग खोलती है तो पहले उसमें कुछ कपड़े दिखाई देते हैं। उसके नीचे बच्चे का खिलौना नजर आता है। यह खिलौना सूचना के बेटे का ही था। जब सभी सामान को वहां से हटाया जाता है तो बैग में सबसे नीचे 4 साल के मासूम का शव दिखाई देता है। जब पुलिस वाले सूचना से पूछते हैं कि यह बच्चा कौन है और इसकी हत्या किसने की है, तो जवाब में सूचना कहती है कि यह मेरा बेटा है और इसे किसने मारा मैं नहीं जानती। तुरंत ही इस बात की जानकारी गोवा पुलिस को भी दे दी जाती है और फिर सूचना को कर्नाटक में ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। कर्नाटक में सूचना की गिरफ्तारी के बाद गोवा पुलिस की भी एक टीम कर्नाटक आ जाती है और फिर वहां से सूचना सेठ को कर्नाटक पुलिस अपने हिरासत में ले लेती है। फिर आगे उसे कोर्ट में पेश किया जाता है जहां से उसे पुलिस रिमांड में भेज दिया जाता है। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस बात का पता लगाना था कि इस हत्या का मोटिव क्या है, इसलिए पुलिस वाले सूचना से पूछताछ करते हैं। शुरुआती पूछताछ में ही सूचना सेठ कहती है कि मुझे नहीं पता कि मेरे बेटे की हत्या किसने की है, क्योंकि जब मैं सोने गई थी तो मेरा बेटा जिंदा था और जब मैं जागी तो मेरा बेटा मर चुका था, इसलिए मैं इसे अपने साथ बैग में लेकर जा रही थी ताकि मैं इसके साथ हमेशा के लिए रह सकूं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पुलिस वाले लगभग 10 से 12 दिनों तक लगातार सूचना से पूछताछ करते रहते हैं, मगर सूचना लगातार एक ही बात की रट लगाए रहते हैं कि उसे नहीं पता कि बेटे की हत्या किसने की है। वह खुद को बेकसूर बताती रहती है। भले ही सूचना खुद को बेकसूर बता रही थी, मगर जब बच्चे का पोस्टमार्टम किया जाता है तो बताया जाता है कि पोस्टमार्टम से लगभग 36 घंटा पहले बच्चे की मुंह दबाकर या फिर गला घोटकर हत्या की गई है। हालांकि इसी बीच पुलिस को उस कमरे से कई ऐसे अहम सबूत मिलते हैं जिससे इस बात को बल मिलता है कि बच्चे की हत्या उसी कमरे में की गई थी। पुलिस की जांच में यह भी सामने आता है कि उस कमरे में सूचना के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति ने एंट्री नहीं की है। ऐसे में सूचना सेठ का यह कहना कि किसी और ने उसके बेटे की हत्या कर दी है, यह बात गलत नजर आती है। जब पुलिस के सामने सूचना सेठ अपनी जबान नहीं खोलती है तो अब आगे की पूछताछ के लिए जांच में सूचना के पति को भी शामिल किया जाता है और दोनों पति पत्नी से आमने सामने बैठकर पूछताछ की जाती है। हालांकि इससे भी बहुत कुछ हासिल नहीं होता है। जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस वाले सूचना सेठ और उसके पति की कुंडली खंगालना शुरू कर देते हैं। जांच में पता चलता है कि सूचना सेठ का पति रमन केरल का रहने वाला था। इन दोनों की मुलाकात जॉब के दिनों में ही होती है और फिर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और एक समय बाद 2010 में शादी कर लेते हैं। शादी के कई साल बाद उनके घर एक बेटे का जन्म होता है। बेटे के जन्म के बाद दोनों का रिश्ता बनने की बजाय बिगड़ जाता है
और धीरे धीरे हालात इतनी ज़्यादा बदतर हो जाती है कि दोनों 2023 में फैमिली कोर्ट में डिवोर्स के लिए आवेदन कर देते हैं। दोनों पति पत्नी का डिवोर्स लगभग तय हो चुका था, मगर मामला बेटे की कस्टडी को लेकर अटका हुआ था। सूचना सेठ चाहती थी कि बेटा उसके साथ रहे, जबकि रमन चाहते थे कि बेटे की कस्टडी उन्हें मिले। इस बात को लेकर लंबे समय से कोर्ट में सुनवाई भी चल रही थी। सूचना और रमन के बीच बात इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी थी कि सूचना रमन को बच्चे से मिलने भी नहीं दिया करती थी। इस बात को लेकर रमन अदालत के शरण में जाता है और फिर वहां से फैसला सुनाया जाता है कि हर संडे रमन अपने बेटे से मिल सकता है। अदालत रमन को महीने का 20,000 रुपये गुजारा भत्ता के रूप में सूचना सेठ को देने का आदेश देता है। इस फैसले के बाद काफी समय बाद 10 दिसंबर 2023 को रमन अपने बेटे से मुलाकात करते हैं, मगर इसके बाद 4-5 संडे यूं ही निकल जाता है और रमन चाहकर भी अपने बेटे से नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि कोई ना कोई बहाना बनाकर सूचना अपने बेटे को लेकर बेंगलोर से निकल जाया करती थी। रमन अपने ही बेटे से ना मिल पाए, इसलिए 31 दिसंबर 2023 को भी सूचना अपने बेटे के साथ बेंगलोर से गोवा आ जाती है। यहाँ वह लगभग 3 दिनों तक अलग अलग जगह पर घूमती है, फिर बड़े होटल में रहकर वापस बेंगलोर चली जाती है और फिर 4 दिन बाद एक बार फिर से बेटे को लेकर गोवा आती है और 6 तारीख की रात को होटल में एंट्री करती है। और इसी दौरान सूचना ना तो एक बार भी खाने के लिए कुछ मांगती है और ना ही किसी से बात करती है। हालांकि इस बीच जब लगातार बेटे से मिलने के लिए सूचना सेठ का पति रमन सूचना को कॉल करने की कोशिश करता रहता है, तो जवाब में सूचना एक मैसेज करती है कि तुम संडे को अपने बेटे से मिल सकते हो। हालांकि ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि तब तक बच्चे मौत हो चुकी होती है। इस पूरे मामले में सूचना सेठ का रवैया शुरू से ही बड़ा अजीब लगता है, इसलिए कुछ लोग दावा करने लगते हैं कि शायद सूचना सेठ मानसिक तौर पर फिट नहीं है और उसने जो भी कुछ किया शायद पागलपन में किया है। इसलिए गोवा पुलिस द्वारा विशेषज्ञों की मदद से सूचना के मानसिक संतुलन की भी जांच की जाती है और इस आधार पर अदालत में एक रिपोर्ट पेश की जाती है। और इस आधार पर अदालत में एक रिपोर्ट पेश करते हुए कहा जाता है कि मानसिक तौर पर सूचना बिल्कुल फिट है। अब केस की मौजूदा स्थिति की बात करें तो अब तक सूचना सेठ ने एक बार भी बच्चे की हत्या करने की बात कबूल नहीं की है। इस बीच मार्च 2024 में सूचना सेठ के पिता जय सेठ ने गोवा की एक अदालत में याचिका दायर करते हुए कहा था कि सूचना सेठ की मानसिक हालत ठीक नहीं है और इसकी जांच डॉक्टर के एक पैनल से करवाई जाए और इसी आधार पर इस मुकदमे की स्थिति तय की जाए। गोवा पुलिस इस मांग का विरोध करती रही। इसके बाद 4 मार्च 2024 को गोवा की स्थानीय अदालत ने सूचना सेठ की मानसिक स्थिति की जांच के लिए पैनल गठित करने का आदेश दे दिया है। अब आगे डॉक्टर की ये टीम जो भी रिपोर्ट पेश करेगी, इसी आधार पर सूचना सेठ का भविष्य तय होगा। वैसे कुछ लोगों का यह भी कहना है कि सूचना एक हाईली क्वालिफाइड इंटेलिजेंस महिला है, इसलिए उसे पता है कि कैसे बचा जा सकता है, इसलिए वह नाटक कर रही है। अब सच्चाई क्या है वह तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। एक्सपर्ट्स की माने तो अगर सूचना सेठ मानसिक तौर पर बीमार पाई जाती है तो बेटे की हत्या करने के बावजूद वह सभी कानूनी कार्रवाई से बच सकती है या फिर बड़ी ही मामूली सजा उन्हें मिलेगी। अब आगे क्या होता है वह तो समय ही बताएगा। दोस्तों, आपके अनुसार अगर बच्चे की हत्या का दोष सूचना पर सिद्ध हो जाता है तो उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
इसी सच्ची घटना से जुड़ी दूसरी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।